मैं जानता हूँ कि आप इस ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे थे। ये एक दो दिन लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा वश नहीं चलता और ऐसी चीजों को कुछ मैं झेल रहा हूँ। तो इस ट्रेलर में हमें एक जगह वॉच टावर का नाम दिखाया गया। अब यहाँ पर ये वॉच टावर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अगर आप इसे समझ लोगे तो मूवी के कई सारे प्लॉट आपको समझ में आ जाएंगे। तो कॉमिक्स में वॉच टावर सेंट्री का एक खुद का टावर है, जिसका खुद का एक एआई भी है जिसका नाम है क्लॉक। जब इससे पहले भी सेंट्री था तब मिस्टर फैंटास्टिक और अवेंजर्स ने पूरी दुनिया के लिए सेंट्री की पहचान को मिटा दिया था। सेंट्री के साथ ये सब कैसे हुआ और उसकी पूरी कहानी क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई है, इसको एक बार जरूर देख लेना सेंट्री को समझने के लिए। फिलहाल जब सभी सुपर हीरोज ने सेंट्री की पहचान को छुपा दिया था सभी दुनिया वालों से, तब सेंट्री की पावर भी बॉब के अंदर कहीं छुप गई थी और जो वॉच टावर था वो भी इस रियलिटी में छुप गया। फिर इसके बाद आयरन मैन ने अपने लिए स्टार्क टावर खरीदा और इत्तेफाक से ही स्टार्क टावर वहीं बना जहां पर वॉच टावर हुआ करता था। और अभी एमसीयू में यही सब तो चल रहा है। स्टार्क बिल्डिंग के एक अवेंजर टावर है और इस अवेंजर टावर को अभी वेल ने खरीद लिया है। कॉमिक्स के हिसाब से जहां ये स्टार्क टावर है वहां पर सेंट्री का वॉच टावर हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पर अवेंजर टावर और सेंट्री का कनेक्शन तो बैठ गया। वहीं वेल की तरफ से ये रीजन भी सामने आता है कि वो थंडरबोल्ट्स टीम क्यों बनाना चाहती है और ये टीम सेंट्री से आखिरकार क्यों लड़ना चाहती है। यहाँ रीजन हमें साफ दिख रहा है। वेल ने जो अवेंजर टावर खरीदा है वहाँ पर वेल को वॉच टावर होने के सबूत मिल जाएंगे, जिसके कारण वेल को लग रहा है कि वो अपने अवेंजर टावर को गवा सकती है और दुनिया का इतना महंगा और शानदार टावर कोई नहीं गवाना चाहता। इसीलिए केवल यही एक सॉलिड रीजन है जिसके कारण वेल ये थंडरबोल्ट्स टीम बना रही है। वही ये थंडरबोल्ट्स के नाम के आगे जो ये तारंकन है, इसके बारे में केविन फाइगी ने पहले ही कुछ रिवील कर दिया है, जहां हमें ये बताया गया कि ये जो तारंकन है दरअसल ये 6 बुलेट हैं। और यहाँ ये सिर्फ 6 ही क्यों हैं, इसके पीछे का सिर्फ एक ही मतलब बताया गया कि अवेंजर्स की टीम को रिप्रेजेंट करता है जहाँ 6 मेंबर थे और ये अवेंजर्स ओजी तो नहीं होने वाले। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर डार्क अवेंजर्स की बात हो रही है और मुझे यहाँ पर इस चीज को लेकर सिर्फ यही लगता है कि हमें थंडरबोल्ट्स का एंड क्रेडिट सीन ऐसा दिखाया जाएगा कि जब ये सारे थंडरबोल्ट्स इस अवेंजर टावर में होंगे तब ये टावर टेलीपोर्ट होके किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएगा जहाँ के अवेंजर्स डार्क अवेंजर्स होंगे और इसी ढंग से मार्वल हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम से भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। आई नो मैं बहुत बड़े सपने देख रहा हूँ, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई लोग, हम आगे की वीडियो में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप मुझे डेली देख रहे हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो भी ध्यान रखना, मैं इस चैनल पर मार्वल से रिलेटेड हर एक न्यूज अपडेट और लीक्स को कवर लगातार करते रहता हूँ। तो प्लीज यार, एक मार्वल फैंस के लिए इतना तो बनता ही है। हमारी सुपर हीरो कम्युनिटी को भी फेमस होने का हक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत में येलेना रेड गार्डियन जो उसका बाप है उसके घर पर आती है, जहां येलेना बताती है कि वो बुरी तरह से खालीपन महसूस कर रही है। वहीं रेड गार्डियन भी ऐसा है, लेकिन वो येलेना को झूठ बोलता है कि उसकी जिंदगी मस्त चल रही है। ये बंदा साबुन से अपने यहाँ दांत धोता है और इसका रूम भी बुरी तरह से इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ ही यहाँ साइड में कुछ पेंडिंग बिल भी है जो क्लियर करते हैं कि यहाँ पर रेड गार्डियन की भी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही। इससे पहले हमने येलेना और रेड गार्डियन को ब्लैक विडो मूवी में देखा था, जहाँ इनके बेसिक कैरेक्टर को सेटअप कर दिया गया था। वहीं इस मूवी में टास्क मास्टर का एक कैरेक्टर भी है जो इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद येलेना हॉकाई सीरीज में भी दिखी है, जिसको लग रहा था कि हॉकाई ने ही ब्लैक विडो को मारा है। इन सब में येलेना की जर्नी को अगर ध्यान से देखें तो एमसीयू से ऐसा दिखाना चाह रहा है कि येलेना ब्लैक विडो को अपने साथ जोड़ के रखती है। इसलिए इस मूवी में जो हमें येलेना दिखाई दे रही है, चाहे हम उसके बालों की बात करें या उसके कॉस्ट्यूम की, ये काफी हद तक ब्लैक विडो से मैच हो रहे हैं। और इन फ्यूचर में एक पॉइंट तो ऐसा जरूर आएगा जहाँ येलेना के सामने ब्लैक विडो होगी। और अगर डार्क अवेंजर्स को थंडरबोल्ट के साथ जोड़कर आगे दिखाया जाएगा तो इन दोनों का मिलन तो वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद अगले शॉट में हमें यहाँ पर पीले कलर का मार्वल स्टूडियोज लिखा हुआ दिखाई देता है, जो क्लियर रेफरेंस है सेंट्री का। इसके बाद दरवाजा ऊपर होता है और हमें पहला लुक देखने को मिलता है इस ब्लैक विडो का। यहाँ पर येलेना पूरे ढंग से स्कारलेट जोहानसन वाली ब्लैक विडो लग रही है। हमें साफ दिख रहा है कि ये मूवी 2012 वाली एवेंजर्स मूवी की वाइब देगी, पर थोड़े डार्क टोन के साथ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बकी बार्न्स को पॉलिटिकल गतिविधियों के साथ देख सकते हैं। इसके सूट पर लगी ये पिन साफ बताती है कि बकी एक कांग्रेसमैन बन चुका है। वही हम इसके अगले फ्रेम में यहाँ पर यूएस एजेंट को भी देखते हैं। यहाँ इसके सामने एक रोता हुआ बच्चा है और ये अपने फोन में अपनी काली करतूतों के बारे में पढ़ रहा है। इसके बारे में यहाँ जो आर्टिकल लिखा गया है वो बता रहा है कि कैसे एक हीरो फेल हुआ। यहाँ नीचे और भी शब्द हैं जहाँ लिखा है कि जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका के पद के लिए चुना गया था, लेकिन उसने अपना कॉन्शियसनेस खोकर पब्लिकली किसी को मार दिया।
यहाँ पर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की ही बात हो रही है, जहाँ पर इस यूएस एजेंट ने ये सब कांड किए थे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस चीज को हुए केवल 3 ही साल हुए हैं और इस समय थंडरबोल्ट्स में 2027 चल रहा है। इसके बाद अगले फ्रेम में हम इस बिल्डिंग के एक फ्लोर को फटता हुआ देख सकते हैं, जहाँ इसके सामने येलेना फोन पे बात कर रही है। यहाँ पर इसने एक तरह से हुड भी पहन रखा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जो विस्फोट हो रहा है ये जगह मलेशिया की है और यहीं पर ये फाइट सीन हो रहा है जो हमें आगे दिखाया जाता है। ये फाइट सीक्वेंस देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने स्कारलेट जोहानसन को करते हुए देखा है, बस फर्क इतना है कि ये एरिया काफी डार्क है। इसके अगले फ्रेम में ये वाला सीन भी यहीं पर हो रहा है जब येलेना इस डॉक्टर पर अपना प्रहार कर रही है। साथ ही हम यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं कि येलेना के हाथ में यहाँ पर रेड कलर का कोई सीरम है। अब ये रेड हल्क का ब्लड है या रेड रूम का कोई एक प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल येलेना का ये जो मिशन होगा इसको मूवी की शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा कि येलेना ऐसे ही अपने छोटे मोटे काम से अपनी जिंदगी चला रही है। इसके बाद आता है एक बेहतरीन शॉट जहाँ पर येलेना एक तरह के बेसमेंट में पहुंचती है जो देखने में एक तरह की एक्सपेरिमेंटल लैब लग रही है और यहीं पर इसकी नजर कुछ कागजों पर भी जाती है जिसमें क्लियर सेंट्री के बारे में और वॉच टावर के बारे में बताया गया है। जहाँ ये कागज है वो एक तरह का बॉक्स भी है जिसको येलेना यूज करती है अगले शॉट में जब यूएस एजेंट उस पर गोली चला रहा होता है। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ टास्क मास्टर यूएस एजेंट को एक किक करती है। अभी के लिए इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि येलेना और टास्क मास्टर एक साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो घोस्ट आती है वो इन दोनों पर हमला करती है। मतलब यहाँ पर 3 टीमें हैं जिनको एक ही जगह पर भेजा गया है। यहाँ पर इन सभी को किसी ने जानबूझकर भेजा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर बॉब भी है जो सेंट्री है और बॉब के बारे में इन सभी को नहीं पता है और इसलिए ये सब उनसे क्वेश्चन भी करते हैं कि तुमको किसने भेजा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस चीज पर ध्यान दें कि ये सब यहाँ पर क्यों और कैसे आए तो इसकी भी एक छोटी सी थ्योरी है मेरे पास। पहली बात, ये जितने भी विलन हैं वो जिंदगी से हारे हुए हैं, इन्हें कोई नहीं पूछता, छोटे मोटे मिशन पे भेजे जाते हैं और पूरी दुनिया में इनकी कोई पहचान भी नहीं है। दूसरी बात, जब इन्हें वेल ने अवेंजर टावर में बुलाया होगा तब इन सब का दिमाग अलग अलग चला होगा कि अवेंजर टावर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी जिंदगी बदल सकती हैं। स्टार्क का कुछ ऐसा गैजेट जो इनकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि इस अवेंजर टावर में लोकी का सेप्टर भी है। साथ ही अवेंजर टावर के बेसमेंट में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये सभी लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करने के इरादे से अवेंजर बेसमेंट में गए होंगे जहाँ ये अपने लिए कुछ चीजों को चुराने की कोशिश करेंगे और इन सब के बीच में ये गलती से बॉब को भी आजाद कर देंगे जो कई सालों से इसी बेसमेंट के अंदर था और इन्हीं की गलती से ये बॉब AKA सेंट्री आजाद होगा। वहीं अगर आप इस सीन को देखें तो यहाँ पर कोई मिशन जैसा कोई चीज तो नहीं लग रहा है, ना ही दूसरे लोग हैं जिनको इनसे खतरा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि MCU इसको कॉमिक्स की तरह ना दिखाकर किसी और ढंग से दिखाए, जैसे कि ये जगह अवेंजर टावर ना हो के कुछ और हो और शायद ये लोग वॉच टावर को भी थोड़ा ऊपर नीचे कर दे। फिलहाल यहाँ पर ये जो फाइट सीक्वेंस है इसको बेहतरीन कोरियोग्राफ किया गया है। ये लेना घोस्ट पर चाकू फेंक दी है, घोस्ट चाकू पकड़ लेता है और घोस्ट सीधा चाकू थ्रो करता है टास्क मास्टर पर और टास्क मास्टर ये चाकू सीधा थ्रो कर देती है यूएस एजेंट पर और इधर यूएस एजेंट इस चाकू को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। वहीं टास्क मास्टर ने जब ये चाकू फेंका था उसके बाद इसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि ये सही जगह लगा या नहीं। फिर इसके बाद यही चाकू जो येलेना ने फेंका था उससे यूएस एजेंट इसी को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये जो सीन है ये सीधा रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर से, जहाँ पर इसी तरह का सेम सीन था प्रॉक्सी मिडनाइट और ब्लैक विडो का। यहाँ पर आप एक चीज और भी नोटिस करोगे कि यूएस एजेंट की जो ये शील्ड है वो अब बुरी तरह से ब्लैक हो गई है और अब इसमें कैप की शील्ड की तरह कोई भी स्टार नहीं है। इस शील्ड को पहले ही पोस्टर में रिवील कर दिया गया है जहाँ इस शील्ड पे कई सारे स्क्रैच लगे हुए हैं। फिर इसके बाद अगले फ्रेम में बॉब AKA सेंट्री की एंट्री होती है जो घबराकर इन लोगों के सामने अपना नाम बताता है और येलेना पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। तब ये बॉब कहता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा। अब यहाँ पर इस सिचुएशन पर ध्यान दो कि ये जितने भी थंडरबोल्ट्स के मेंबर यहाँ पर आए हैं इनको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई मिलेगा, पर इन्हें यहाँ मिलता है बॉब जिनके बारे में इन्हें पता नहीं है। बॉब एक समय सेंट्री हुआ करता था, ये चीज बॉब को याद नहीं है। इनफैक्ट ये दुनिया में किसी को भी याद नहीं है। पहली नजर में इन सबको यहाँ पर बॉब केवल एक ह्यूमन की तरह नजर आएगा, इसलिए यहाँ पर ये लोग इसको बचाएंगे क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर भयंकर आग लगने वाली है। बॉब AKA सेंट्री को आजाद करना ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस करने वाली है कि बॉब को यहाँ पर अंधेरे में ही रखा गया है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जो सेंट्री को पावर मिलती है वो सुपरमैन की तरह सन से मिलती है, इसलिए आप यहाँ पर बॉब के जितने भी शॉट देखोगे इस ट्रेलर में वो सिर्फ रात की ही हैं। फिलहाल इसके आगे के फ्रेम में इसी कन्वर्सेशन के बीच में यहाँ इस बेसमेंट के सारे दरवाजे बंद होते हुए नजर आते हैं और अचानक से इस रूम का कलर रेड हो जाता है। फिर यहाँ पर 1 मिनट का टाइमर चलने लगता है और ये पूरा बेसमेंट जलने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। यहाँ ये सब किस लिए हो रहा है इसका भी रीजन साफ है कि जब कभी भी फ्यूचर में इस लैब में किसी तरह की कोई भी हलचल होगी जहाँ इन्होंने सेंट्री को कैद करके रखा था, अब वहाँ पर थंडरबोल्ट्स भी पहुँच चुके हैं, तो बॉब को फिर से मारने के लिए यहाँ पर इतनी सारी हीट की जरूरत होगी।
लेकिन यहाँ पर इन सभी को बॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनको बस ये एक तरह का इंसान लग रहा है, इसलिए वो अपने आप को बचाते हुए बॉब को भी यहाँ से बचा लेंगे और इसकी वजह से सेंट्री आजाद हो पाएगा और ऐसे ही सेंट्री धीरे धीरे मूवी में सेटअप करेगा। इसके बाद आगे की ट्रेलर में येलेना की आवाज आती है जो हमसे कहती है कि हम में से कई लोगों ने बुरे काम किए हैं, छुपकर मिशन चलाए हैं, गवर्नमेंट लैब को लूटा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी बने हैं, इसलिए कोई चाहता है कि हम सब मारे जाएं। और इसी कन्वर्सेशन के साथ इन लोगों का फ्लैशबैक भी चलता है जहां इनके कुछ कांडों को दिखाया जाता है। वहीं इसके फ्रेम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेंजर टावर में एक तरह की पार्टी हो रही है जहाँ पर लोकी का सेप्टर भी मौजूद है। वहीं 2012 में चिथौरी लेवाइथन के कई सारे अवशेष भी हैं। वहीं इस महफिल में बकी बांस भी है जो शक की निगाहों से वेल को देख रहा है और यहीं पर हम वेल को भी नोटिस कर सकते हैं जिसने ये पार्टी रखी है और यहाँ इसके बालों का कलर अब पहले जैसा नीला भी नहीं रहा। वहीं अगर बात करें अवेंजर टावर की तो उसको भी वेल ने खरीद लिया है और वो भी निक फ्यूरी की तरह अपने लिए एक अवेंजर टीम बनाना चाहती है। इसके बाद अगले फ्रेम में येलेना का ये वाला सीन देखते हैं जो बर्फ में भागते हुए यहाँ इस टेबल पे गिरती है और ऐसे ही दौड़ तो सपनों में ही लगती है, तो शायद ये इसकी बुरी यादें हैं जो अभी तक इसका पीछा कर रही हैं। वहीं इस जगह हम घोस्ट को किसी सुरंग में घिरता हुआ देख सकते हैं जो अपने आप को इस चाकू की मदद से खुद को बचा रही है। इसी के साथ हमें पीछे ये भी आवाज सुनाई देती है कि हम इस बिलीव के साथ ऐसे बड़े हुए हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे और इसके अलावा और कुछ नहीं। यही इस कन्वर्सेशन के साथ एक एक सेकंड के शॉट भी थे जहां इस फ्रेम में सेंट्री फाइनली आजाद हो गया था और यहाँ इसके सामने पूरी मिलिट्री की फौज है। ये सभी लोग सेंट्री पर गोलियां चलाते हैं लेकिन यहाँ सेंट्री को कुछ भी नहीं होता और शायद इसी पॉइंट से बॉब को रियलाइज हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके साथ। इसके बाद बकी बांस डिश वॉशर से अपने लिए आर्म निकालता है और यहाँ इसके अगले फ्रेम में वेल से पूछता है कि प्लान क्या है। फिर इसके बाद इस फ्रेम में यूएस एजेंट और रेड गार्डियन किसी तरह की कोई टास्क फोर्स से लड़ रहे हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर येलो कलर का लिखा हुआ दिखाई देता है असेंबल। इस चीज का मतलब साफ है कि येलो कलर तो सेंट्री के लिए है और ये सभी लोग जो विलन है ये एक साथ असेंबल हो रहे हैं सेंट्री के लिए, जो शायद लास्ट में आते आते एक अच्छी टीम बन जाए। इसके बाद इस फ्रेम में बकी बांस को विंटर सोल्जर के फुल फॉर्म में देख सकते हैं जहाँ वो विंटर सोल्जर के स्टाइल में कई चीजों को एक्सप्लोर करता है। इसके बाद यहाँ पर सेंट्री का जो एस वाला सिंबल है जो उसके हमेशा बेल्ट पे ही रहता है उसको कोई यहाँ पर उठा रहा है और यहाँ पर ये वही पल हो सकता है जब बॉब पूरे ढंग से सेंट्री बन गया हो। और फिर हमें यहाँ पर अवेंजर टावर के अंदर किसी के कदमों का क्लोजअप दिखाया जाता है और मुझे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सेंट्री ही होगा जिसने अपना वॉच टावर फिर से ले लिया होगा जो इस समय अवेंजर टावर है। और फिर हम इसके बाद यहाँ पर ये एलिवेटर वाला सीन देखते हैं और ये वही एलिवेटर है जिसको हम कई बार अपनी पिछली मूवी में देखते हुए आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ये थंडरबोल्ट्स की टीम वेल से मिलने आई है और इस समय इनके साथ विंटर सोल्जर भी है क्योंकि विंटर सोल्जर को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक तरह का पॉलिटिशियन बन गया है। फिलहाल कुछ हुआ होगा ऐसा जहाँ वेल को विंटर सोल्जर की जरूरत पड़ी होगी। वहीं जो वेल के पीछे ये वाली दीवार है ये वही दीवार है जहाँ उसने अपने लिए ड्रिंक बनाया था जब लोकी सामने था। इसके बाद लास्ट के इस फ्रेम में बकी बांस यहाँ पर इस कार में बैठे हुए इन सभी पर हमला करता है विंटर सोल्जर की स्टाइल में। उसने एक बार इसी सेम ढंग से फ्यूरी की जीप को भी उड़ाया था, लेकिन यहाँ पर बकी बांस इन सब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है इसको हम किसी थ्योरी वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये एक तरह का ब्रेकडाउन वीडियो था तो मैंने जितनी भी डिटेल्स को देखा है मैंने उन्हीं सबको ही कवर किया है। इसके बाद हम इसकी कई सारी थ्योरीज पर भी बात करेंगे जहां अब ये रूमर बहुत तेजी से फैल रहा है कि आगे स्क्वाड्रन सुप्रीम और डार्क अवेंजर जैसी टीमें थंडरबोल्ट्स के साथ नजर आएंगी। अब क्या चल रहा है थंडरबोल्ट्स के साथ इस पर हम खुलकर बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। साथ ही यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।